हमारे साथ एक खास मेहमान इस वक्त जुड़े हैं ग्राउंड जीरो से। हमारे साथ लंदन स्टूडियो से सीधे बातचीत करेंगे सुचित पनोज जुड़े हैं, सीईओ रेड रिबन एसेट मैनेजमेंट कंपनी के। सुचित जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। पहली चीज तो ये जानना चाहूंगा सर कि आज ये खबर सुनने के बाद, इस ब्रेक्जिट को देखने के बाद, समझने के बाद, वहां पे आम आदमी की फीलिंग क्या है एग्जैक्टली? इट्स ए कंप्लीट सरप्राइज फॉर एवरीवन या फिर नहीं, ये वहां पे फीलिंग में था पहले? जी रिजल्ट अभी पब्लिश हुआ है और मिक्स रिस्पॉन्स है। नेशनल एवरेज 72% ऑफ ब्रिटेन हैज वोटेड इन दिस इलेक्शन और लंदन के एवरेज देखे जाए तो 69% हैव वोटेड। इंटरेस्टिंगली लंदन वोटेड टू रिमेन इन द ईयू एंड द रेस्ट ऑफ द नेशन हैज वोटेड टू लीव ईयू। और आम आदमी का मूड यहाँ पे इट्स अनसर्टेनिटी नो डाउट कि अब आगे का फ्यूचर क्या है, क्या होगा, मार्केट्स, इकोनॉमी, इमिग्रेशन, ये इस तरह के अलग इश्यूज हैं जिसके ऊपर अभी आगे से विचार होंगे कि कैसे इसको संभाले। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप्स टुवर्ड्स ए न्यू यूके। राइट मिस्टर पनोज, काफी महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर कही है, लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप चूंकि ग्राउंड जीरो से हैं और लंदन से सीधे हमारे साथ जुड़े हैं, इससे पहले जो ओपिनियन पोल हुए थे, ओपिनियन पोल में इस बात के इंडिकेशन मिले थे कि ब्रिटेन ईयू में बना रहेगा, लेकिन उसके बाद जो नतीजे आए काफी विपरीत है। क्या वहां पर भी ग्राउंड जीरो पर भी सरप्राइज ऐसा लग रहा है कि रियली जो आज का जो नतीजा यहां पर निकल के आया है वो एक्सपेक्टेशन के विपरीत है? जी सरप्राइज तो नहीं है क्योंकि ये क्लोज फाइट था। मार्जिन्स हमेशा लीव और रिमेन के बीच में काफ़ी कम थे, लेकिन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि यूके में जो डिसीजन जो हुआ है दैट इज बीन बेस्ड ऑन फैक्ट्स इन टर्म्स ऑफ द कैंपेन। जो रिमेन के जो कैंपेन थे काफ़ी फियर थे, उसमें उनका कैंपेन के स्ट्रैटेजी वाज फियर। सो आई थिंक यूके पॉपुलेशन इज डिसाइडेड दैट दे हैव टू वोट ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स। तो उसके हिसाब से I don't think there was a surprise element, but it was काफी close there, the gap between the leave and remain. सुचित, लेकिन एक चीज थोड़ा सा पीछे चलते हैं। I mean, जब पूरी कैंपेनिंग चल रही थी, आपने जैसे कुछ देर पहले कहा कि लंदन ने तो कम से कम वोट इसलिए किया है कि भैया हम यूरोपियन यूनियन से बाहर ना जाएं, लेकिन अब कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे? I mean, जो आप लोगों के डिस्कशन में आप लोगों ने अब तक शामिल किए कि सबसे पहले ये होगा, ये डैमेज होगा, इसके बाद ये डैमेज होगा, जो सीक्वेंस बनेगा ना डैमेजेस का, वो आपको क्या लगता है? मैं सबसे पहले क्या होगा इसके बाद? देखिए जी, अभी क्या है कि इट्स ए हिस्टोरिक मोमेंट। अभी यूके पार्टी के लीडर नाइजल फैराज ने आज इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर किया हो गया है। टेक्निकली यूके में कभी इंडिपेंडेंस हुआ नहीं है। दिस इज सीन एज वन ऑफ द फर्स्ट मूवमेंट सच एज दैट। अभी रिजल्ट्स क्या होगा कि मार्केट्स में थोड़ा करेक्शन आने वाला है, मार्केट्स में अनसर्टेनिटी थोड़ी देर रहेगा, लेकिन ये जो है अगर आप एक कंट्री के लाइफ स्पैन, टाइम स्पैन देखे जाए तो दिस इज ए मिली फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड इन टर्म्स ऑफ कि यूके यूरोप से बाहर जा रहा है। और यूके के लिए अभी अच्छी बात यह है कि अगर अब ये ईयू से निकल गया है तो द एस्टैब्लिशमेंट हियर कैन फोकस ऑन द रियल मार्केट्स। हमारा व्यू यह है कि इंडिया जैसा मार्केट जो है, ग्रोथ मार्केट्स है, वहीं पे फोकस होना चाहिए। कॉमनवेल्थ जो है, जिसके साथ यूके का हिस्टोरिकली ओवर द लास्ट 20-30 ईयर्स ज्यादा ऑफ कोर्स ट्रेड हुआ है, लेकिन ज्यादा फोकस नहीं था। अभी ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट विल रियलाइज कि 500 मिलियन का जो यूरोप जो है वो असली मार्केट है या द मार्केट्स ऑफ द ब्रिक नेशंस एंड अफ्रीका, जहां पे काफी इन्फ्लुएंस यूके का जो है, वहां पे मार्केट है कि नहीं, उसके ऊपर सोच आएंगे, उसके ऊपर विचार आएंगे। राइट। तो ब्रेक्जिट के बाद सबसे पहले आप जी बिजनेस पर देख रहे हैं सीधे लंदन से रिएक्शन, इंडस्ट्री का रिएक्शन, जहां पर हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस फैसले के बाद ओवरऑल इंडस्ट्री पर, इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट होने वाला है। मिस्टर पनोज, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा, क्योंकि आप इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, ओवरऑल रिएक्शन इंडस्ट्री के बीच किस तरह से है ब्रेक्जिट के बाद? क्या इंडस्ट्री बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है इस फैसले के बाद?
जी, इंडस्ट्री अगर आप देखे जाए तो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा वॉइसेस थे कि ब्रेक्सिट होना चाहिए, यूरोपियन यूनियन से छोड़ना चाहिए, क्योंकि स्पेशली फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री जो है, जो यूके का इकोनॉमी का एक मेन स्टे है, उसमें काफ़ी रूल्स, ईयू रूलिंग्स आए हुए हैं, जिसके ऊपर हमारे इंडस्ट्री में काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने देखा है कि द ईयू जो बनाया हुआ रूल्स जो है वो यूके फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए फेवरेबल नहीं थे, और उस हिसाब से अभी जो है यूके का इंडस्ट्री का खुद के तकदीर के मालिक बन गए हैं। अभी जो यूके पार्लियामेंट जो यूके के बेस्ट इंटरेस्ट के बारे में सोच के जो रूलिंग्स आएंगे, उसी के ऊपर एक ब्राइट प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर है अभी फॉर द यूके फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर। लेकिन सुचित, ये भी चीज मैं जानना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली इफ वी टॉक अबाउट इंडियन आइसोलेशन, आई मीन देयर एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेशन, ट्रेडिंग रिलेशन विद द यूरोजोन जो भी था अब तक का, उस पर क्या प्रभाव देखते हैं आप सुचित? और स्पेशली अब ब्रिटेन के वहां से निकलने के बाद, अगर मैं ब्रिटेन के सरोकार से भारत की जो रहेगा उसकी बात करूं, उस पर क्या इंपैक्ट देखते हैं आप एग्जैक्टली? जी देखिए जी, अभी जो इनिशियल फ्यू मंथ्स में अनसर्टिनिटी होंगे, लेकिन अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे बात यह है कि ट्रेड इज ट्रेड, बिजनेस इज बिजनेस। अगर आप देखे जाए तो जर्मनी के लिए लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग ऑफ मर्सिडीज कार्स का मार्केट यूरोप में ब्रिटेन है। अब आपको लगता है कि जर्मनी अभी यूके में एक्सपोर्ट नहीं करेंगे एट द एंड ऑफ द डे अगर हम लोग फ्री मार्केट, फ्री एंटरप्राइज में बिलीव करेंगे तो मार्केट फोर्सेस विल डिक्टेट कि आगे क्या होगा। अगर यूके को एक्सपोर्ट करना है यूरोप में, उसमें कुछ रुकावट तो नहीं आने वाला, ना इंपोर्टिंग फ्रॉम यूरोप इज गोइंग टू बिकम अ प्रॉब्लम। अल्टीमेटली बिजनेस इज बिजनेस एंड मोसेस इज मोसेस कहावत है। तो अभी यूके को बस इतना देखना है कि अगर ईयू में से निकलने से कोई भी प्रॉब्लम्स है, जो भी डेफिसिट आने वाला है उसकी इकोनॉमी में, यूके इज इन अ वेरी गुड पोजीशन टू फिल दैट डेफिसिट विद ट्रेड विद अदर ग्लोबल मार्केट्स। राइट। तो जो जितनी अंतर्राष्ट्रीय बातें यहाँ पर हो रही हैं और खास करके क्या इम्पैक्ट होगा ब्रेक्जिट के बाद, राजीव एक बार फिर से लौटते हैं कमोडिटी मार्केट पे, क्योंकि अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल को लेके लगातार ये चर्चा हो रही थी कि फंडामेंटली मार्केट काफी कमजोर है और ग्लोबल मार्केट में डिमांड के मुकाबले सप्लाई काफी ज्यादा है। तो मार्केट पहले से ही नेगेटिव था, लेकिन इस खबर के बाद बाजार पर और दबाव बढ़ गया है। क्रूड के ऊपर आपका आउटलुक क्या होगा? मृत्युंजय, आपने ठीक बताया, फंडामेंटल्स पहले से ही काफ़ी बेरिश थे, सप्लाईज ज़्यादा थे और डिमांड कम था, और अब और डिमांड कम होने की उम्मीद हो सकती है। अगर यूरोपियन यूनियन में कुछ और क्राइसिस, फर्दर क्राइसिस आए तो मैं समझता हूँ इंडस्ट्रियल कमोडिटीज़ में और दबाव बढ़ सकता है, फर्दर दबाव बढ़ सकता है। और अगर क्रूड की बात करूँ तो मुझे लगता है क्रूड जो है थोड़ा और नीचे जा सकता है, $45 $43 तक भी टच कर सकता है। बट क्रूड में अगर आप ओवरऑल देखेंगे सिनेरियो, तो एक रेंज बाउंड काइंड ऑफ सेशन स्टार्ट हो चुके हैं। नीचे में $45-46 पे सपोर्ट लेता है, ऊपर में $50 पे सेलिंग आता है। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ अभी इसी रेंज में रहने वाला है बाजार। आने वाले समय में अगले जो निर्णय होंगे वो डिसाइड करेंगे रेफरेंडम के बाद कैसे ब्रिटेन इस पर रिएक्ट करता है, उस पर डिपेंड करेगा इंडस्ट्रियल कमोडिटीज का क्या फेट होने वाला है। ओके, मिस्टर मूर्ति नागराजन भी हमारे साथ हैं इस पर बात करने के लिए। मिस्टर नागराजन नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। सर, ब्रेक्जिट आपके लिए कितना बड़ा सरप्राइज था? आई मीन हमारे लिए तो बहुत सरप्राइज था बड़ा। हम जो जिस प्रकार से कल ब्रोकर्स से बात कर रहे थे, वहाँ की जो कल जो स्पेकुलेशन के जो स्टैटिस्टिक्स थे वो तो शायद यही मैंडेट दे रहे थे कि ब्रेक्जिट नहीं होगा, लेकिन अब ब्रेक्जिट हो चुका है। अब मैं इंडिया पे इसका इम्पैक्ट और साथ ही साथ जो इसके बाद चैलेंजेस फॉरेक्स मार्केट में होंगे सर, उसको कैसे देखते हैं आप? फॉरेक्स मार्केट में तो रुपी हैज गॉन अबाउट 68, रुपी हैज गॉन अबाउट 68, बट आरबीआई हैज इंटरवेंट इन द मार्केट। तो आरबीआई के इंटरवेंशन से टिका पड़ा है मार्केट, नहीं तो यू विल सी द करेंसी एक्चुअली गोइंग टुवर्ड 69-70 लेवल्स ओवर द नेक्स्ट 1-2 मंथ्स। अभी क्या है कि अभी नाउ व्हाट हैपेंड इन ब्रिटेन, अभी ऑल यूरोपियन कंट्रीज में स्टार्ट हैविंग अ रेफरेंडम, वेदर स्पेन विल हैव अ रेफरेंडम एंड व्हाट विल हैपन इन यूके आल्सो। यूके में भी स्कॉटलैंड है। So those people, there is a lot of uncertainty right now after this event. So safe current, whether it's a gold or whether it's a dollar, you will see it strengthening, and you will see our currency actually depreciating. FI का flow कैसा रहेगा, FI का debt flows कैसा रहेगा, that also will be a big point. राइट। जो बात करेंसी की आपने कही बीरेन वकील, जिस तरह से आज रुपए में गिरावट आई है और ब्रिटिश पाउंड हिस्टोरिकल गिरावट यहां पर देखने को मिली है और 31 साल के निचले स्तर पर है ब्रिटिश पाउंड 1985 के बाद सबसे निचले स्तर पर। तो अंदाजा लगाना ये काफी आसान है कि किस तरह से गिरावट आई है करेंसी मार्केट में। रुपए का फ्यूचर आप यहां से आप क्या देख रहे हैं?
रुपए पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आरबीआई काफ़ी एक्टिव रहेगी और इंटरवेंशन भी करेगी। आज जो ब्रेग्जिट का ओवर रिएक्शन है, लेकिन मैं ऐसा देख रहा हूँ कि जल्द ही डैमेज कंट्रोल कवायद शुरू होगी, फ्री ट्रेड पैक्ट शुरू होगा। और लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पाउंड वुड बी अफेक्टेड मोर। और 1992 में ये जो फॉल हुआ था और जॉर्ज सोरोस ने जो वार्निंग दी थी वो सही सही निकली है। राइट। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि बाजार में गिरावट बढ़ गई है और यूरोपियन फ्यूचर करीब 11% तक टूट चुका है। तो लगातार बाजार गोता लगा रहा है और जबरदस्त गिरावट के साथ दुनिया भर के शेयर बाजारों में ट्रेडिंग हो रही है वीरेंद्र। बिल्कुल सचित, लेकिन एक चीज मैं जानना चाहूंगा, अब इस सेपरेट आइडेंटिटी यूके के सामने सबसे बड़े चैलेंजेस क्या होंगे? आई मीन अगर हमें उनके चैलेंजेस मालूम होंगे तो हम मार्केट्स पे उसके और रिपरकशंस, उसके इम्पैक्ट के बारे में बात कर सकते हैं। यूके के सामने सबसे बड़े चैलेंज क्या होंगे और इस रेफरेंडम के बाद आई मीन स्कॉटलैंड का व्यू क्या होगा, वो क्या चाहेंगे? उसके बाद जर्मनी का टेक क्या होगा, फ्रांस का टेक क्या होगा? इस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा मैं। हाँ जी, देखिए जी, अभी यूके 43 इयर्स के बाद यूरोपियन यूनियन के रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हैं। ये 43 इयर्स का अगर आप रिलेशनशिप देखे जाए तो इट हैज ऑलवेज बीन अ लव हेट रिलेशनशिप। एक स्मूथ रिलेशनशिप नहीं था। हमेशा यूके का साइकोलॉजी एज एन आइलैंड, एज सेपरेट फ्रॉम द कॉन्टिनेंट सोच थे। तो इन यूके का सोच हमेशा ये था कि हम लोग करेंसी में सेम नहीं है। द इकोनॉमी इज ऑलवेज बीन सीन टू बी मोर अट्रैक्टिव एंड बेटर। इमिग्रेशन के लिए पोटेंशियल टारगेट थे इन टर्म्स ऑफ अ फेवर्ड डेस्टिनेशन। तो हमेशा यूके का सोच, इट्स ऑलवेज बीन अ लव हेट रिलेशनशिप। अगर आप देखे जाए तो नाउ द कॉन्सिक्वेंसेस अभी स्कॉटिश एसएनपी एंड अदर पार्टीज जो है उसमें अभी सोच ये हो रहा है कि देयर शुड बी अ न्यू रेफरेंडम फॉर ब्रेकिंग अवे फ्रॉम यूके। अभी उसका रिजल्ट क्या होगा, दैट इज समथिंग वन हैज टू वेट एंड सी। Dutch politicians have already started asking for a referendum for them to leave. तो इसमें overall ये the point, the message is that has the European Union worked or has it failed, and if it is failed, what are the reasons for failing? तो अगर आप वो topic में जाएंगे तो ultimately it is the fact that every nation will have to look after its own interest, and that interest has not been and that interest UK feels it can look after its own interests on its own. Now आगे जाके European Union के what will be the future in terms of what individual other member states would do in terms of referendum, that is something we like to wait and watch.